फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स नशा और मैं हूं कृष्णकांत शर्मा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूं स्पेशल अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने वाला है। और आज हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं जो अभी आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट का नेम जब आप सुनेंगे तो आपके लिए एक नई चीज़ शुरू होने वाली है। आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ने वाली है। चैप्टर मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा, पहले हम बताते हैं कि आज हम शुरू क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम क्लास जो 9 का आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फिजिक्स। बिल्कुल पहले भी इस वर्ड को आप सुन चुके होंगे, बट आपकी अभी तक ये जो सब्जेक्ट है ये आपका मर्ज होकर रहा है साइंस के अंदर। आपने साइंस के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, ब्रीफली नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो आपको साइंस के अंदर 8th तक आते रहे हैं, बट आपने पर्टिकुलर नेम से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ अभी तक साइंस पढ़ी है। तो आज से आप लोगों का साइंस का एक अलग पार्ट बन जाता है फिजिक्स सॉरी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आप अपने पर प्राउड मैं फील कर सकते हैं कि आज से आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइफ का कह रहा हूँ मैं, खाली 9th का नहीं कह रहा, लाइफ का। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी नेचुरल सराउंडिंग्स में आपके जो भी कुछ हो रहा है, वो आपका फिजिक्स की ही वजह से हो रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है ये, और टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आप वीडियो। और चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं इसके अंदर, वो चैप्टर का नाम है मोशन। बिल्कुल मोशन, आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले भी रहा होगा मोशन क्या चीज़ है। बिल्कुल चलने फिरने की बातें होने वाली हैं, चलने फिरने की बातें होने वाली है। तो दोस्तों, चैप्टर भी चलते फिरते ही कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस चैप्टर में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आप ध्यान से सुने। और जब आप कवर कर लें पूरी चीज़ें, उसके बाद प्रॉपर नोट्स आप अपने बनाएं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सभी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर जो भी मैं दे रहा हूँ इसके अंदर आपको सब चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। बट बस ज़रूरत क्या है कि आपको हर चीज़ को ध्यान से सुनना है और एक्टिवली उस पर वर्क करना है। एक्टिवली वर्क का मतलब उसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। लेकिन आपका इस चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स जो है आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। पहली बार नहीं कहूँगा मैं, एक्चुअल में पहले आप पढ़ चुके हैं, साइंस के अंदर पढ़ा है, लेकिन अभी तक एक अलग सब्जेक्ट की तरह आपने नहीं पढ़ा है। तो अब आप स्टार्ट हो रहा है, जो आपका अलग सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो आपका स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स है क्या, उसके बाद बात करेंगे कि फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, फिर बात होगी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, और एट द एंड बात की जाएगी यूनिट्स की। तो ये सब टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचुरल फिनोमिना। आपकी जो आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं नेचर के थ्रू, वो सब इसके अंदर आप कवर करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर ये हवाएं चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? भैया फिजिक्स है, इस वजह से चल रही हैं। मैंने ये वीडियो बनाई अपने कैमरे के थ्रू बनाई, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल परसों जब भी आपके पास पहुंचेगी आप इस वीडियो को देखेंगे। मैंने बनाई, आपके पास पहुंची, कैसे हुई? सब फिजिक्स के थ्रू कवर हो रहा है। फैन ऊपर आप देखोगे, ऊपर देखेंगे फैन चल रहा है, क्या किसकी वजह से? सब फिजिक्स है। तो बिल्कुल आपकी जो आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनकी स्टडी करना ही फिजिक्स होता है। अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो इंग्लिश में इजीली डिफाइन कर सकते हैं इसे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचुरल फिनोमिना। ये बात हुई फिजिक्स की। फिजिक्स आप लोग समझ गए होंगे कि आसपास जो भी आपकी नेचुरल घटनाएं घट रही हैं सब ही फिजिक्स है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भाई? जब फिजिक्स है तो फिजिक्स के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या चीज है? बिल्कुल कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है बेटा, ऐसी सभी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सके, सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। कोई भी क्वांटिटीज आप पिक कर लीजिए। अगर मैं बात करूं लेंथ की, लंबाई आप मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है। आपका वेट मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर बात करूं आपका हाइट, लेंथ की बात हो चुकी है, आपका वेट की बात हो चुकी है। आप बात करना चाहें टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर इसकी एक डेफिनेशन देना चाहें, सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, बिल्कुल जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ऑल दोज क्वांटिटीज
विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी सभी क्वांटिटी जो मेजर की जा सके फिजिकल क्वांटिटी हैं। बिल्कुल दोस्तों, लंबाई हुई, आपका फोर्स हुआ, हाइट, वेट, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं। क्या नहीं है फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, लव करते हैं, क्या आप उसे मेजर कर सकते हैं? इशारों में बता दोगे लेकिन मेजर नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ फीलिंग है, वो आपका मेजरेबल नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आज खाना बनाया घर पे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, फेवरेट, आपकी जो फेवरेट डिश है वो आपको दी गई, आपने खाया, टेस्ट की, बहुत टेस्टी है, कितनी टेस्टी है रेटिंग दे दोगे, लेकिन कितनी टेस्टी है मेजर की जा सकती है? नहीं मेजर की जा सकती। दोज आर फीलिंग्स, वो फीलिंग्स हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन आपकी अदर हैंड में बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, हाइट, आपकी ब्रेथ, वेट, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं फिजिकल क्वांटिटी की, आपकी डेफिनेशन भी मिल गई है आपको, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका अगर आपको नॉलेज है तो फिजिक्स में आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इसी का रोल बहुत बहुत मेन रोल ही आपका प्ले करेगा फिजिकल क्वांटिटीज का। तो सबसे आपका थर्ड टॉपिक आ गया है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये कितने टाइप की होती हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है, फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी होती है, बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हमने नेम आउट किया है स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी जो क्वांटिटी होती है हमारे पास दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी मैंने यहां पर बताई है, सबसे पहली स्केलर, दूसरी वेक्टर। आप चाहे तो मेरे साथ एक बार दोबारा बोल सकते हैं, देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, वन इज स्केलर एंड अदर वन इज वेक्टर। अब ये दो क्वांटिटी तो हो गई, लेकिन डिफरेंस क्या है? नेम तो दोनों का पता चल गया हमें, डिफरेंस क्या है स्केलर और वेक्टर में? बेटा स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, ये कौन सा नया वर्ड है? मैग्नीट्यूड बिल्कुल साइंटिफिक वर्ड है, किसी भी चीज का जो अमाउंट है उसे ही हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है जी, जैसे किसी भी, अगर मैं बात करूं हाइट, किसी की हाइट है 5.7 फीट, कुछ भी हो सकते हैं, 5 फीट 7 इंच, तो ये हाइट आप चाहे उसके ऊपर से नीचे नापे, नीचे से ऊपर नापे, हाइट 5.7 होने वाली है। ये कोई सिंपल बात है, बिल्कुल कोई मुश्किल चीज नहीं है कि ऑल दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। अदर हैंड है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्या है? क्या इसमें मैग्नीट्यूड भी नहीं होता? नहीं यार, ऐसा नहीं है, पीछे की जोड़े, आगे बढ़ो थोड़ा सा, कुछ एक्स्ट्रा है, कम नहीं करना फिजिक्स में, एक्स्ट्रा करना है। वेक्टर क्या है? बेसिकली दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड तो है ही, ये जो चीज है ना अमाउंट, वो तो है ही, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। चीजें थोड़ी सी सिर के ऊपर से जा रही होगी, बाउंसर फील हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल अभी एग्जांपल्स जब आएंगे ना इन दोनों चीजों के, बिल्कुल क्लियर होने वाला है। सबसे पहले स्केलर की बात करता हूं। ये मेरे हाथ में है मार्कर, सभी को दिख रहा होगा, कोई जादू नहीं दिखा रहा, सिंपल सी बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये आपका मार्कर है। इस मार्कर की अगर लेंथ की बात करें, इस मार्कर की लेंथ में आइडिया 10 सेंटीमीटर मैंने लेंथ बोल दी इसकी, 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो अब 10 सेंटीमीटर लेंथ अगर इधर से इधर मेजर की जाए तो भी 10 होगी, और इधर से इधर मेजर की जाए तो भी 10 ही होगी। इसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमने इसकी लेंथ नापी, लेंथ मेजर की, लेंथ 10 सेंटीमीटर, किधर से भी आप मेजर कीजिएगा वो 10 सेंटीमीटर ही आने वाली है। तो इसकी जो लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप कि ये स्केलर क्वांटिटी है। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इन्होंने, मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन कैसे हो बेटा, बात कर लेते हैं इसकी। तो इसके अगर स्केलर की बात करें, लेंथ, वेड्थ, ये सब चीजें आपकी स्केलर है। टेम्परेचर है, स्केलर है, क्योंकि किसी को बुखार है, कितना बुखार है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, भैया थर्मामीटर से नाप रहे हो। अब फीवर कोई डायरेक्शन थोड़ी है, बुखार तो पूरी बॉडी में है ना, तो इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी स्केलर है। वेक्टर की अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। अब सिमरन बैठी हुई है क्लास में, सिमरन से मैंने कहा कि बेटा गेट है इस क्लास का, इस गेट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा। क्या कहा मैंने? कि गेट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। 5 न्यूटन फोर्स की जो यूनिट है, न्यूटन, यूनिट के बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 न्यूटन का गेट पर फोर्स लगाइएगा। अब सिमरन उठ कर गई, गेट पर जाकर फोर्स लगा रही है, लगा रही है, लगाते रहो, क्या फायदा? कुछ होगा? आप लोग सोच रहे होंगे 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए तो बोल दिया,
लेकिन फोर्स कैसे लगाएगी, उसे पता है फोर्स किधर लगाना है। मैंने उससे गेट बंद करने के लिए या खोलने के लिए या फिर ऐसा कहा कि इसे इधर की तरफ फोर्स लगाओ या अंदर की तरफ फोर्स लगाओ, कोई डायरेक्शन दी? जब कोई डायरेक्शन ही नहीं दी तो फोर्स एप्लीकेबल ही कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें डायरेक्शन कंपलसरी है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो मैग्नीट्यूड का आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका एप्लीकेबल ही नहीं है। फोर्स की मैंने बात की, अगर मैं कहूँ सिमरन 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाइएगा या फिर अंदर की तरफ लगाइएगा, मुझे ओपन कराना है तो अंदर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा। सिमरन गई 5 से गेट को अंदर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, गेट आपका ओपन हो गया। तो अगर डायरेक्शन नहीं दी जाती, क्या ये पॉसिबल था कि सिमरन गेट ओपन कर देती? बेटा फिजिक्स में अगर कोई बात कही जाती है तो उसके तथ्य दिए जाते हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज वो सभी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। 5 न्यूटन फोर्स अगर बोला गया है तो 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है वो भी बताना जरूरी है, तभी वो आपकी क्वांटिटी एप्लीकेबल होगी। समझ में आ गया होगा सभी को वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। ये all those quantities which have magnitude as well as direction are called vector, और ये आपकी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है are called scalar quantities। ये थी बात स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की। स्केलर क्वांटिटीज जो होती है उन्हें हम नॉर्मली कुछ भी लिख देते हैं, जैसे टाइम को अगर मैं t लिख देता हूँ, वेलोसिटी आपका डिस्टेंस को या किसी भी चीज को लेंथ को l लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बात आ जाए वेक्टर क्वांटिटीज की, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है हमें, जैसे फोर्स की अगर बात करूं f तो लिख दिया, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है ये कैसे पता चला? ये मैंने तो अगर रिप्रेजेंटेशन इसकी खाली f लिख दूं, डिफरेंस क्या रहेगा? इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जिस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लेटर लिखा जाता है और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो भी रख दिया जाता है। भैया ये ऑनरेबल है, कुछ एक्स्ट्रा इनके पास। एक डिफरेंस होता है ना कि हवलदार तो ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन जो इंस्पेक्टर होगा उसके कैप होगी ना एक हैवी सी, वो कैप इनके सिर पे लगा दी हमने। ठीक है जी, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये थी बात स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यूनिट्स। यूनिट्स क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी समझना है। क्वांटिटी तो हमें पता चल गया, लेकिन खाली क्वांटिटी से हमारा काम नहीं चलने वाला। क्वांटिटी को मेजर किया गया, मेजर करने के बाद क्वांटिटी किस में दी जाएगी वो चीज भी तो पता होनी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि आपका ये क्या चीज है। यूनिट्स बेसिकली इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन विच एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। इंग्लिश में मैंने बिल्कुल रुक रुक के आराम से प्यार से आपको समझाया ये डेफिनेशन, जिससे कि आप आसानी से नोट कर सकें। हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ भी नहीं है, एक रेफरेंस है जिसके थ्रू आप कोई भी जो आपकी जो भी एक बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, वो मेजर की जा सके, जिसके थ्रू। अब अगर आपसे कहा जाए इस मार्कर की जो लेंथ है वो 10 है, 10 क्या आपको पता तो है नहीं, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर क्या। अब वो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जब तक नहीं होगा, क्या आपको एक्चुअल आइडिया हो जाएगा कि इसकी लेंथ क्या है? तो जितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उतनी इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। अगर साथ में मीटर सेंटीमीटर नहीं लगा है तो बेकार है। ठीक है जी, आप जाके बोलो, आपसे पूछे हाँ जी आपका वेट कितना है सर, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वो वेट मेजर बीपी वगैरह सब चीज़ मेजर करते हैं। आपने पूछा वेट कितना होगा आपका, आपने कहा जी मेरा वेट है 63। बहुत देर तक आपके मुंह को देख रहा है, भाई साहब 63 क्या? अजी 63 वेट है, 63 बताओ तो सही क्या पाउंड किलोग्राम, वो आप अपने आप लगा लो, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको अपनी वेट पता है लेकिन वेट के साथ वेट की यूनिट नहीं पता, कई जगह वेट किलोग्राम में मेजर होता है, कई पाउंड में मेजर होता है, आप उससे कहेंगे 63 किलोग्राम, तब जाके उसे आइडिया हो कि आपका वेट क्या है। अब पाउंड में कन्वर्ट, अगर वहाँ पाउंड में चलता है तो पाउंड में अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, नॉलेज उसे होगी। लेकिन साथ में कुछ ना कुछ यूनिट तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है यूनिट, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यूनिट जो है बेसिकली कई यूनिट्स हमारे पास हैं कि कोई ऐसा यूनिट फॉलो करता है, सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट, कोई CGS, कोई MKS, लेकिन आपको हमेशा जो भी यूनिट देनी है SI यूनिट देनी है। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया कि सभी यूनिट को इंटरनेशनली इसी यूनिट में मतलब इसी टर्म में मेजर किया जाएगा। लेंथ की बात की जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसे मीटर में ही मेजर किया जा सकता है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया तो आप मीटर में ही बता सकते हैं, किलोमीटर या सेंटीमीटर में नहीं।
ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, जितना चीज़ें फिजिक्स में एंटर करते चले जाएंगे सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें इसलिए बताई गई क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए, और इतना बेसिक तो आप जान गए हैं, तो शायद अब मैं चैप्टर अगर शुरू कर दूँ तो आपको मज़ा आएगा चैप्टर के अंदर। हाँ जी, चैप्टर का नाम था मोशन, चलने फिरना। मोशन मतलब आइडिया हो रहा होगा कुछ ना कुछ। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मोशन की ही बात कर लेते हैं। मोशन क्या चीज़ है? मोशन कुछ भी नहीं है बेटा, फिजिक्स का ऐसा टर्म है। अब आप अगर घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है जी, सामने आपकी मदर बैठी हुई है, सब्जियां छिल रही हैं, सब्जियां काट रही हैं, सब्जियां छिल गई, कट गई, मदर वहां से खड़ी हुई, किचन में चली गई, किचन में जाके सब्जी बनाने लगी। अब हुआ क्या, मदर वहां बैठी थी लेकिन किचन में चली गई। वो कैसे गई, क्या किया? मोशन किया, जब तो वहां पहुंची। सबसे इजी एग्जांपल जो माइंड में मेरे आ गया वो मैंने आपको दे दिया। आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोशन चैप्टर जब पढ़ेंगे आसपास आपके कहीं ना कहीं हर वक्त मोशन हो रहा है। आप कैसे रिलेट करना है वो आपके माइंड डेवलपमेंट के ऊपर। और माइंड डेवलप कोई दवाई से नहीं होता, कोई दवाई लेने से नहीं है। माइंड को डेवलप अपने आप करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी चीज के क्यों में घुस जाओ ना, क्यों वाई, तो उस वाई में अगर घुस जाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो वो काम आपको अब साइंस के साथ करना पड़ेगा, आसपास की चीजों से रिलेट करके चलना पड़ेगा। हाँ जी, मोशन पर आ जाते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मदर सामने बैठी थी, कुछ टाइम बाद किचन में चली गई। हुआ क्या, मदर की पोजीशन चेंज हो गई। किसके रेफरेंस में? अपने ही रेफरेंस में बात कर लीजिएगा। आप जिस जगह बैठे थे उससे मदर पहले तो इधर थी, अब इधर चली गई। एक टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई। तो आइडिया हो गया होगा कि पोजीशन की जो चेंजिंग है वही मोशन में होती है। इसे डिफाइन अगर करना है, इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। टाइम में ऐड कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि टाइम भी तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो चेंज हुई है। और एक रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रेस्पेक्ट पॉइंट, आपका रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रेफरेंस में किसी भी बॉडी और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज होता है उससे ही हम कहते हैं मोशन, दैट द बॉडी इज इन मोशन। If any body or object changes its position with respect to time and a reference point, then that body or object is called in motion. Simple सी बात है बिल्कुल। अगर किसी बॉडी ऑब्जेक्ट की एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, वो आपका मोशन है। रेफरेंस पॉइंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि नेचुरली एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया वही फिक्स रहेगा। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आप हो सकते हैं। अब आपके रेफरेंस में मदर यहाँ थी, पता चला फादर ऑलरेडी किचन में है। कुछ के फादर बहुत अच्छे होते हैं, बेचारे मदर की हेल्प करते हैं। वो मदर यहाँ पर सब्जी काट रही है, मतलब फादर वहाँ पर आटा वगैरह लगा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर फादर वहाँ पर हैं किचन में, अब उनके रेफरेंस में बात की जाए तो वो तो अलग उनकी वो है पोजीशनिंग, तो वहाँ रेफरेंस पॉइंट अलग हो जाएगा। अगर आपके रेफरेंस में बात की जाए, मदर इधर थी, अब इधर चलेगी। फादर के रेफरेंस में इधर थी, अब फादर के पास चली, तो वो अलग अलग चीजें हैं। सीधी सी बात है, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो कहा जाएगा वो मोशन में है, ठीक है जी। ये बात की सिंपल सी बात है बिल्कुल मोशन की। मोशन जो इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दो तरह के मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वो चीज समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम इंटरवल में, समझ रहे हो ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को समझने से पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बाद में आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस आपको अगर क्लियर नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझना वो बेवकूफी है। पहले बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस सिंपल चीज है कि एक जो ऑब्जेक्ट वो जितना टोटल पाथ ट्रेवल जितना करता है वो आपका डिस्टेंस है। कैसे? अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये है किसी का भी घर है, चलो मान लेते हैं ये कपिल का घर है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये कपिल का घर है, और ये है कपिल का स्कूल, बी पॉइंट। यहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता कैसे है? 2 किलोमीटर इधर जाओ, फिर 3 किलोमीटर इधर जाओ, फिर 2 किलोमीटर वापस आओ। तो ये समझ गए होंगे। कपिल समझ रहा भाई, जो भी कपिल है सुन लेना इस बात को ध्यान से। आपका ये यहाँ पर गिवन है, ये घर है एक बच्चे का और ये उसका स्कूल है, उसे स्कूल जाना है, रास्ता जो है वो इस तरीके से है। तो
जितना रास्ता वो ट्रेवल करेगा वो टोटल डिस्टेंस होगा। यहां से यहाँ गया 2 किलोमीटर, 2 + 3 5 किलोमीटर, 5 + 2 7 किलोमीटर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच डिस्टेंस कपिल ट्रेवल या कवर, तो आप लिख देंगे 7 किलोमीटर। आइडिया हो गया होगा, यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की जो होती है वो होती है इसकी मीटर। क्या होती है दोस्तों? एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर। और डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर इसलिए समझाया था मैंने। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल। हाँ, चाहे आप इधर से इधर मेजर करें, चाहे इधर से इधर मेजर करें। 7 किलोमीटर ही तो आने वाला है, यहाँ से यहाँ 7, इधर से इधर की तरफ आ गए थे तो भी 7। तो आपका डिस्टेंस जो है उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन रास्ता होना जरूरी है। पाथ डिपेंडेंट है, जहां पाथ होगा वहीं पर डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, पाथ डिपेंडेंट ये फिजिकल क्वांटिटी है और आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट होती है मीटर। डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका के बाद है डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है डिस्प्लेसमेंट? बहुत आसान सी चीज है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अभी इनिशियल पॉइंट कपिल यहां से चला था, ठीक है जी, यहां पहुंचा, तो जहां से चला था वो है इनिशियल पॉइंट और जहां पहुंचा वो है फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे कहा जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, रास्ता हो या ना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाएगा। दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिएगा और जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब सिर में दर्द होने लगा, ये वेक्टर कैसे हो गया? यहां से यहां भी 3 होगा, यहां से यहां भी 3 होगा। बेटा ऐसे 3 नहीं होगा, इस चीज को समझना है। ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। कपिल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, 7 किलोमीटर चला। मतलब स्कूल से घर का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और घर से स्कूल का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। किसी भी डायरेक्शन में चले जाए 7 किलोमीटर होने वाला है। दैट कपिल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां आया, फिर कपिल यहां से यहां आया, फिर वापस आया, फिर यहां आया। अब अगर बात की जाए कपिल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कहां हुआ डिस्प्लेसमेंट? ए पॉइंट से चला था, ए पॉइंट पर वापस आ गया। क्या अपनी जगह से हटा हुआ तो अपनी जगह पे वापस है, जहां इनिशियल था वही फाइनल है। मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट को आप थोड़ा सा और डीपली समझिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा इस टर्म को। डिस्प्लेसमेंट छोड़ दीजिएगा, थोड़ी डिस्प्लेस पे ध्यान रखते हैं। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा हुआ। कपिल इस जगह पर था और वापस इस जगह पर आ गया, क्या वो अपनी जगह से हटा? वो तो अपनी जगह पर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इस दौरान कपिल ने? डिस्टेंस जो कपिल ने ट्रैवल करा 7 किलोमीटर तो गया और 7 किलोमीटर वापस, यानी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, डायरेक्शन कैसे, इधर से इधर आपने मेजर किया 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो मतलब कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर गया वापस आया, डिस्टेंस तो बढ़ा और कम थोड़ी हुआ। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस आपका क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। यूनिट दोनों की ही मीटर होती है। तो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे। वापस आ जाते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। अब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटा? सिंपल सी टर्म है, समझना कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है, समझ लो मेरी बात, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, मतलब 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर किया, 2 आवर में 20 किलोमीटर कवर किया, 3 आवर में 30 किलोमीटर कवर किया, तो ये जो आपका मोशन होगा ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसे? ग्राफ बना के आपको मैं दिखाता हूँ। इस पॉइंट पर मैं ले लेता हूँ टाइम और ये होता है आप इधर ले लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है जी, ये डिस्टेंस है 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 10 20 30 40। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये 1 2 3 4 10 20
30, 40। ये आपकी इधर डिस्टेंस है किलोमीटर में और ये आपका आर में टाइम है। कोई भी ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर में 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है, ये ना 2 आवर में 20 किलोमीटर कवर करता है, 3 आवर में 30 किलोमीटर कवर करता है, 4 आवर में 40 किलोमीटर कवर करता है। तो ये आपका जो ग्राफ बन गया, इन्हें आप अगर ज्वाइन करें एक स्ट्रेट लाइन बनकर आ गई। बिल्कुल ये जो है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, इसकी बात कैसे की जाएगी, थोड़ा सा आइडिया आपको होने लगा होगा कि इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? इस चीज को यहां पर समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आर, तो आर का जो गैप है, घंटे का जो गैप है हमने टाइम का, वो इक्वल लिया है 1 1 का, वरना फिर डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। और जो ये है आपका 10 20 30 40। अब मैंने कहा फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर चला, सेकेंड आवर में 15 किलोमीटर। अब 15 कहाँ है? 20 और 10 के बीच में, तो 2 के ऊपर और यहाँ पर कार्टेशियन ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ये चीज कैसे करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 3 आवर में 40 किलोमीटर चला और 4th आवर में वो 60 किलोमीटर चला। जहां भी कहीं 60 होगा वो देख लेते हैं, इससे आगे ऊपर नीचे होते हैं। या 4th आवर में वो सिर्फ वापस 30 पे आ गया। इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं। अब इसे आप अगर ज्वाइन करेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो आप इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट covers an equal distance in equal interval of time then that is called non uniform motion। दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीड। अब आप मेन पॉइंट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। स्पीड क्या चीज है, स्पीड को समझ लेते हैं। स्पीड बहुत सिंपल सी चीज है। स्पीड आपको पता होगा, गाड़ी चलाते नहीं हो, बैठे तो होगे कम से कम गाड़ी में यार। एकदम गाड़ी का शब्द है, पीछे से आवाज आ रही है, चलाते नहीं है। चलाते नहीं हो, बैठे तो हो गाड़ी में। गाड़ी में स्पीड होती है। हमारी बस, आज हम स्कूल आए, हमारी बस जो ड्राइवर अंकल है उन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा दी। अच्छा जी, वो क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। कैसे? बात कर लेते हैं कैसे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वो आपकी स्पीड है। स्पीड आपकी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, सिंपल सी बात है। स्पीड पहले पढ़ चुके हैं आप, वही स्पीड है, कोई नई स्पीड नहीं है। क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको बताई थी मीटर, और टाइम की आपको दोस्तों याद रखना, टाइम की आपको पता भी होगी, एसआई यूनिट जो होती है सेकंड। तो स्पीड की यहां से हमारी एसआई यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। स्पीड क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब वेलोसिटी क्या चीज है? बिल्कुल इस चीज में वेलोसिटी स्पीड ही है। कैसी स्पीड है? द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ रहे मेरी बात, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी सिंपल सी बात है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन मर्ज हो जाए तो वो आपकी वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी स्पीड की एक टाइप है, बस थोड़ा सा वेक्टर हो जाती है क्वांटिटी, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। डेफिनेशन कैसे देंगे? इट इज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड ही, ठीक है जी। ये आपके यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। सबसे पहले बात करूंगा एक्सेलरेशन। ये क्या चीज होती है? गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं,
सब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई, स्पीड 0 किलोमीटर/आवर से स्टार्ट हुई, ठीक है। 0 से 10 पहुंची, 10 से 20 पहुंची, 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से ऊपर मत चलाना, रश ड्राइविंग हो जाती है, 80 पे रोक दो, 80 तक चलने दो, ठीक है। अब स्पीड की बात जब हम करते हैं, वो मैंने कहा कि स्पीड जब बात हुई थी, आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वो आपकी स्पीड थी। अब बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। आपकी जो गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी अगर बढ़ती जा रही है, वो बढ़ कैसे रही है, वो एक टाइम पीरियड में उसकी स्पीड में या वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम में अगर बात करें, अगर 1 सेकंड में, वो हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, जब भी तो वो 10 से 20, 20 से 30 हुआ, जब भी तो स्पीड बढ़ रही है पर आवर, ठीक है ना। तो यही आपका एक्सेलरेशन होता है। डेफिनेशन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड ही रखेंगे, सॉरी वेलोसिटी रखेंगे, हम स्पीड नहीं रखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेलोसिटी साथ में ऐड किया, जो भी तो वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया आपको होने लगेगा। ज़्यादा डीप में पॉइंट्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो एक एक पॉइंट को इस तरीके से बताया जा सकता है कि आप सोच रहे होंगे वेलोसिटी की बहुत डीपली जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में जितना आप स्टडी करेंगे, फिजिक्स छोटी पड़, मतलब आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी, फिजिक्स बहुत है स्टडी करने के लिए। लेकिन आपको सब्जेक्ट टफ ना लगे, मज़ा आए सब्जेक्ट में, तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जब एंटर करेंगे फिजिक्स में, सब चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। अभी सिर्फ वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके लिए नेसेसरी हैं और आप लोगों को इंटरेस्ट आए, आप रिलेट कर सकें। अगर मैं डीपली उसे बिल्कुल ओपन करके करने लगा तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नई नई चीज़ शुरू हुई है और स्टार्टिंग में ही आपको एकदम पूरा वो बर्डन में, बिल्कुल भी गलत बात है, ना आपको मजा आने वाला ना मुझे मजा आने वाला। इसलिए मैं थोड़ा सा संयम बरतते हुए समझा रहा हूँ। तो अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भैया, टाइम के रेस्पेक्ट में, वही आपका एक्सेलरेशन है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास दो तरह की होंगी, हमेशा याद रखना। एक होगी इनिशियल वेलोसिटी सॉरी, एक होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। तो अब चेंज हो रहा है, मतलब किसी में से किसी को कम होना है, तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u, कम किया जाए और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका होता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, डिफरेंस ही तो पता चलेगा कितनी चेंज हुई है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में, यही आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, जहां से शुरुआत की है, जहां से गाड़ी 0 से चलना स्टार्ट हुई है, 80 तक पहुंच गई, कितने टाइम में पहुंची, 10 आवर में। चलो 10 आवर में, कुछ भी बोल रहा हूँ, आप जो चाहे ले सकते हैं। अब उसके एक्सेलरेशन कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल कितनी है 80, टाइम कितनी है 10, 80/10, 8/1 यानी कि 8, ठीक है जी, 8 km/h² आपका ये एक्सेलरेशन। बट अभी हम बात करेंगे SI यूनिट को लेते हुए। SI यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है, सबको मैंने पहले ही बताया था। ये वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी का डिफरेंस ही तो है, यूनिट थोड़ी होती है चेंज, यूनिट तो वही रहेगी मीटर पर सेकंड, लेकिन साथ में अपॉन में टाइम है तो अपॉन s सेकंड, और इस सेकंड के सेकंड में मल्टीप्लाई, आपके पास एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आई बात। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, the rate of change of velocity is called acceleration. It is a vector quantity and the SI unit of acceleration is meter per second square. समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगली पॉइंट है रिटार्डेशन। क्या है रिटार्डेशन, कोई अलग चीज नहीं है, बिल्कुल एक्सेलरेशन ही जो है वही रिटार्डेशन है। कैसे रिटार्डेशन है भाई, सीधी सी बात है, मैंने कहा था वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा नाम में भी चेंज आ जाता है। अब गाड़ी बढ़ती जा रही है, 80 किलोमीटर तक पहुंच गई, अब सिग्नल पे पहुंचने वाले हैं, सिग्नल मतलब रेड लाइट जिसे हम कहते हैं, रेड लाइट पे पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक मारने शुरू करेगा, थोड़ी दूर से ब्रेक मारने शुरू करेगा, गाड़ी की स्पीड कम होने लगी। अभी तक क्या होता है, स्पीड बढ़ रही थी ना, अब क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, गिरावट आ रही है ग्राफ में, कितनी पर सेकंड में कितना माइनस हो रहा है, वो रिटार्डेशन है, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा,
इनिशियल फाइनल इनिशियल अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन इनिशियल फाइनल चेंज रहेंगे। अब इनिशियल क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी आपकी 80, ये यू पहले वाली, क्योंकि आपका ब्रेक मारना कहां से शुरू हुआ, टॉप कहां तक गया, 80 तक पहुंची थी गाड़ी, अब 80 पे ब्रेक मारना शुरू हुआ, यानी कि ये इनिशियल है। और वापस सिग्नल पे आगे रुक गई गाड़ी, कितना हुआ, वापस जीरो आ गई ना, रुक गई तो गाड़ी की स्पीड जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो 0 - 80 अपॉन जितना भी टाइम लगा टाइम। अब इस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आता है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। यूनिट उसकी भी वही होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है और वो भी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो ये था दोस्तों आज का आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन का हाफ पार्ट। क्योंकि अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपके जितने भी साइंस फिजिक्स के चैप्टर होंगे 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पार्ट 1 में मोशन का और फिजिक्स का बेसिक्स आपके साथ डिस्कस कर लिया है, शेयर कर लिया है। कोई चीज़ समझ नहीं आती है प्लीज़ रिपीट कीजिएगा वीडियो को और पॉज कर आप डेफिनेशन नोट कीजिएगा। दोस्तों अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा 9th क्लास में, क्योंकि अब 2 तरह से पढ़ाई की जाती है, एक इंडिपेंडेंट वे होता है, एक डिपेंडेंट वे होता है। अभी तक आप 8th क्लास तक डिपेंडेंट वे आपने किया है कि टीचर ने जो बताया वो आपने जो लिखवाया, जो बोला गया, जो पॉइंट करा दिए वो चीज़ आपने नोट कर ली, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बट अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास 4 साल हैं लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। इसकी स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप है 9th क्लास, और 9th क्लास में आपको इंडिपेंडेंट स्टडी करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने आप ही पढ़ो सब कुछ, काम हमारा भी थोड़ा रहेगा। जैसे मैंने आज आपको टोटल ब्रीफिंग दे दी, हाफ चैप्टर की ब्रीफिंग आपको दे दी गई है। आपका काम अब ये है कि आप इसके प्रॉपर नोट्स अपने आप बनाएं। जहां भी आपको प्रॉब्लम आए वीडियो में रिपीट कीजिए, करके देखिएगा, मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये रखिएगा, जितने भी फॉर्मूला इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं या इस चैप्टर के जितने फॉर्मूला मैं कवर करूंगा उन्हें या तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आप सिर्फ फॉर्मूला के लिए रखिएगा, चैप्टर के एंड में रखिएगा, या जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन फॉर्मूला का एक पेज आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है इसमें। और न्यूमेरिकल आप करेंगे बार बार हर फॉर्मूला के लिए पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक पेज पर सारे फॉर्मूला आपके अवेलेबल हैं। और जब आप एक फॉर्मूला से 2 न्यूमेरिकल एक जैसे मतलब एक फॉर्मूला पर बेस 2 या 3 न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं, फॉर्मूला आपको अपने आप फिर याद भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये था आपका हाफ पार्ट। पार्ट बी में जब शेयर करूंगा जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है कि आपको बाउंसर जा रहा है, रिपीट करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा, आपको मैं दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन करा जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको उसे और अदर वे में जैसे अच्छा समझाया जा सके वो समझाऊं। और दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप लोग वीडियोस देख बहुत रहे हैं और लाइक भी डिसलाइक तो आपका नहीं मिला है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए मैं बार बार वीडियोस बना रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर जिससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। और कोई फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देखे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको अपने आप पता चल जाए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का चैप्टर में जो हाफ पार्ट है समझ में आ गया होगा। रेस्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आपको जो भी समझाया गया है आप प्लीज़ उसकी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच।